पिछली बार तक हमने बहुपद ग्राफ 4 घात तक अभ्यास कर लिया था और 3 घात तक तो थोड़ा सा उसकी गहरी बातों पर भी चर्चा कर ली गई थी। आज हम चतुर्थ घात के बहुपद यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 के ग्राफ की कुछ थोड़ी और गहरी बातें करेंगे। मैंने आपके सामने यहाँ एक बहुपद ले लिया है जो कि चतुर्थ घात का है, 4 डिग्री का है, और उसके जब मैं डेरिवेटिव को निकालूंगा, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव यानी कि जो अवकलज है उससे पता चलता है कि ग्राफ कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, तो उसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती है उनको लिख दिया है। तो एक संभावना है, ये तो पक्की बात है कि dy by dx की डिग्री 3 होगी। एक संभावना है कि जो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है उसके तीनों डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हो जाए, अलग अलग रेखीय गुणनखंड हो जाए। यह भी हो सकता है कि 2 गुणनखंड एक से हों, एक अलग हो, और यह भी हो सकता है कि तीनों गुणनखंड एक से हों, और यह भी हो सकता है कि एक गुणनखंड अलग हो और दूसरा जो 2 घात का गुणनखंड है उसका फिर डी नेगेटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, विविक्तिकर नेगेटिव हो, जिसकी वजह से उसके जो मूल हैं यानी रूट हैं वो इमेजनरी हो, यानी उसको आगे हम गुणनखंड करना, फैक्टराइज करना संभव नहीं कर पा रहे हैं। यह कभी नहीं हो सकता कि जो dy by dx आएगा डिग्री 3 का उसका एक भी रियल रूट ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इमेजनरी रूट्स हैं, काल्पनिक मूल हैं, वह जोड़े में मिलते हैं। तो अगर 3 घात का कोई हमारे पास में पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो यह हो ही नहीं सकता कि उसका कोई भी रियल रूट ना हो। इसलिए हमने एक और स्थिति यहां पर नहीं ली है कि जब हम फैक्टराइज ही नहीं कर पा रहे। हाँ, ये जरूर है कि फैक्टराइजेशन हमेशा इतना इजी नहीं होगा, समझाने की दृष्टि से बहुत आसान ले लिया गया है। तो अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे कि सर आपने तो dy by dx लिख दिया, y तो आपने लिखा है उसमें अननोन क्वांटिटीज हैं ABCD, तो आप क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करके जो आए dy by dx उसको आप इंटीग्रेट कर दें, समाकलित कर दें, और अपनी मर्जी से कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी रख दें, नेगेटिव या पॉजिटिव या 0। यही आप हर एक स्थिति में कर सकते हैं। और सेकंड डेरिवेटिव जो कि हमको कनकेविटी बताता है, नति परिवर्तन बताता है, वो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये बात हम ध्यान रखें कि अगर किसी 2 बिंदुओं पर dy by dx शून्य हो रहा है तो रोली की प्रमेय से, रोलीज थ्योरम से उनके बीच में कम से कम एक जगह पर उसका डेरिवेटिव यानी d² by dx² अवश्य शून्य आएगा, और इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशन आएगा। अब मैं आपके सामने काम करता हूं। तो dy by dx कहां 0 हो रहा है? 1 पर, 2 पर, 3 पर। तो ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, और ये मेरे पास 3 है। इन पर डेरिवेटिव 0 है, फंक्शन 0 नहीं है। अब आप ये देखिए कि जब मैं x को 3 से बढ़ा लूंगा तो ये जैसे 5 ले लिया तो 5 यहां रखने से, यहां रखने से, यहां रखने से तीनों फैक्टर हमारे पास कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। तो इसका मतलब इसके बाद में ग्राफ इंक्रीज करेगा। और अगर मैं 2 और 3 के बीच में कोई पॉइंट लूं, जैसे 2.7, उस पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब 3 पर अगर कोई वैल्यू आ रही है, जैसे ये वैल्यू आ रही है मान लीजिए, क्योंकि क्या आएगी वैल्यू वो इस पर डिपेंड करेगा। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म रखेंगे तो उसके कारण ये ऊपर नीचे हो सकता है। यहां इंक्रीज करना है, यहां डिक्रीज होते हुए आना है, तो ग्राफ यहां पर कुछ इस प्रकार का होगा। अब आप 2 पर देखिए, 2 के राइट में आपने देखा कि ये क्वांटिटी नेगेटिव है, और 2 के लेफ्ट में जैसे 1.7 ले लें, इतना लेफ्ट में नहीं कि 1 के भी लेफ्ट में आ जाए, तो 1.7 पर ये पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव हैं यानी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर जो भी वैल्यू आ रही है उसके बाद तो हम डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी इस प्रकार का दृश्य आएगा। और अब अगर हम 1 पर देखें तो 1 के राइट में हम जो है इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आ गई तो इधर इंक्रीज कर रहे हैं, और 1 के पहले अगर हम कोई लेंगे जैसे 0 तो ये नेगेटिव आ जाएगा, डिक्रीज कर रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य होगा। अब चूंकि इंटीग्रेट करने के बाद x⁴/4 आएगा यहां पर, जिसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी या एक्सटेंडिंग टू -∞ पर इसको इंफिनिटी ही होना है। अब 2 और 3 दोनों पर डेरिवेटिव 0 है, तो इनके बीच में कहीं एक जगह पर सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कनकेविटी चेंज होगी। ऐसी 1 और 2 दोनों पर डेरिवेटिव 0 है, तो इनके बीच में एक जगह पर सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा। तो उनको हम देखेंगे।
तो हम इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। देखिए यहां तक ये इस प्रकार से आ रहा है और इसके बाद यहां के बाद ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। तो अगर आप बहुत ध्यान दें तो ये हमारे पास ऐसा पॉइंट है जहां पर सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि यहां तक ऐसा है और इसके बाद ऐसा है और इसके बाद ये इंक्रीज होते हुए इन्फिनिटी में चला जाएगा। इधर की तरफ भी ऐसा ही होगा, ये बढ़ते बढ़ते इधर को जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते इधर को आएगा और एक जगह पर कनकेविटी चेंज होगी, यानी यहां पर लगभग कनकेविटी चेंज होती है। यहां तक ऐसा है और इसके बाद ऐसा है, यानी इधर टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे आएगी, इधर टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे आएगी और इधर ये डिक्रीज होते होते आप कहेंगे तो इंक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट से राइट में देखते हैं ये डिक्रीज होते होते, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। तो ये ग्राफ आपके पास आएगा जब डेरिवेटिव इस फॉर्म का होगा, यानी तीनों डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स होंगे। ये जो बातें यहां पर आ रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो आप देख रहे हैं कि कुछ बिंदुओं पर नेगेटिव है और कुछ बिंदुओं पर पॉजिटिव है, इधर इधर और इधर। इसका हम बाद में फायदा उठाएंगे, वेवी कर्व मेथड हम इसको कहते हैं, इसका फायदा हम बाद में उठाएंगे। तो अभी मैं इसको बता देता हूं। इसमें दो जगह पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नति परिवर्तन बिंदु है यहां पर और यहां पर, यानी इनके संगत जो x हैं वहां पर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा। मैंने इसको मिटा दिया। अब मैं फिर से आपके सामने लाइन खींचता हूं और मैं ये कहता हूं कि मैं इसको कर चुका हूं, अब मैं इस केस को कर रहा हूं। तो ये डेरिवेटिव 0 हो रहा है 1 पर और 3 पर, तो 1 यहां पर है मान लो और 3 यहां पर है मान लो। अब आप ये देखिए कि 3 के बाद में ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और 1 और 3 के बीच में जैसे कि 2 ले लिया आपने, 2 पर ये तो पॉजिटिव रहना ही है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि 3 से पहले डिक्रीज कर रहा है और 3 के बाद में इंक्रीज कर रहा है। तो ये अगर यहां पर है तो ऐसा कुछ दृश्य यहां पर आना चाहिए, क्योंकि 3 के पहले डिक्रीज कर रहा है, 3 के बाद इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, क्योंकि जो उसका डेरिवेटिव है 3 के बाद पॉजिटिव है और 3 के पहले नेगेटिव है। अब आप ये देखिए कि 1 के बाद भी ये क्वांटिटी नेगेटिव थी और 1 से पहले भी नेगेटिव है, लेकिन 1 पर डेरिवेटिव 0 है। क्यों 1 के पहले क्यों नेगेटिव है? जैसे 0 ले लिया तो 0 पर ये तो पॉजिटिव है और 0 पर ये नेगेटिव है। इसका मतलब नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन जो आपके पास में 1 है वहां पर आपका डेरिवेटिव 0 आएगा, लेकिन रहेगा डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर कहीं अगर ये वैल्यू आ रही है तो यहां तक आते आते ये यहां पर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहां पर आने के बाद में फिर ये डेरिवेटिव 0 होगा, फिर ये डेरिवेटिव 0 रहेगा और ये जो है फिर इसको ऊपर की तरफ जाना है। ये इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे आप तो देखेंगे कि 1 पर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, यानी 1 पर कनकेविटी चेंज हो रही है। यहां टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसी दिखाई देगी आपको, और ये हमारी एक्स एक्सिस है और 3 के बाद में इंक्रीज करना है तो ऐसा ग्राफ है। तो ये ग्राफ हमारा बनेगा, बड़ा विशेष है इस वाली स्थिति में। ये मैंने आपके सामने इसका दृश्य उपस्थित किया है, यही सबसे विशेष है। अब बाद के 2 काफी सरल हैं, तो जैसे मैं आपके सामने खींचता हूं तो हम देखें कि वो कहां पर 0 हो रहा है। सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है 2 पर, तो 2 मान लीजिए यहां पर 2 के पहले भी और 2 के बाद भी क्या स्थिति है? 2 के बाद ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, 2 के पहले नेगेटिव है। इसका मतलब डिक्रीज होते हुए आएगा, इंक्रीज करेगा। तो मान लीजिए कि ये स्थिति यहां पर बनती है, तो यहां पर ऐसा कुछ दृश्य बनना चाहिए। वो कम चौड़ा भी बन सकता है, ज्यादा चौड़ा भी बन सकता है और ज्यादा चौड़ा भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा एग्जैक्ट जब आप टेबल बनाकर वैल्यूज देंगे। अब 2 के बाद में डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, 2 के पहले डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव है। यहां ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस पर्टिकुलर केस में d2y/dx² 3 टाइम्स x - 2 स्क्वायर आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव 0 तो है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि 2 के बाद भी और 2 के पहले भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हमेशा कनकेव अप रहेगा, यानी इसका ग्राफ हमेशा x² जैसा रहेगा। तो ये कनकेव अप ही रहने वाला है, बस 2 पर केवल ये है कि डेरिवेटिव 0 हो गया है। सेकंड डेरिवेटिव भी 0 है, लेकिन साइन चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए बस ये इधर की तरफ इंक्रीज करता चला जाएगा, ये इधर की तरफ भी डिक्रीज करता चला जाएगा। ये ग्राफ इसका है। तो इस प्रकार का दृश्य ये हमारा इस स्थिति में। जब हम चौथी और अंतिम स्थिति में आते हैं तो हम क्या देखते हैं?
कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और विशेष बात 1 पर हो रही है। चलिए देखिए, ये बात आप देख सकते हैं कि ये जो है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका डी नेगेटिव है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा कि एक्स को काटेगा नहीं और एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो केवल इतने पार्ट का ग्राफ ऐसा है, यानी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो 1 के बाद पूरा पॉजिटिव है, 1 के पहले नेगेटिव है, यानी कि 1 पर जो भी वैल्यू रही होगी आपकी उसके बाद इंक्रीज करना है और उससे पहले डिक्रीज होते हुए आना है। ये बात यहां पर भी रहेगी। और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि वो एक सेकंड डिग्री का आएगा और सेकंड डिग्री वाले का कोई रियल रूट नहीं आएगा। तो इसलिए यहां पर इस प्रकार से ग्राफ बनेगा जैसे कि पहले बना था। इस स्थिति में और इस स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों स्थितियों में इस प्रकार का दृश्य हमारे पास रहेगा। तो ये एक पूरा विवरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हम चतुर्थ घात का अगर कोई बहुपद लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 लेते हैं, तो कैसे हम ये देखें कि हमारा ग्राफ किस प्रकार का बनेगा। तो 4 स्थितियां थी, चारों का मैंने यहाँ विवरण आपके सामने दिया है। आप किसी को भी इंटीग्रेट करके और उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकल नियतांक अपनी मर्जी से मान सकते हैं। ग्राफ का नेचर वही रहेगा, बस ग्राफ ऊपर नीचे हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस हो सकता है पहले ज्यादा जगह पर काट रही हो, बाद में कम जगह पर काट रही हो, या उतनी ही जगहों पर काट रही हो, वो हो सकता है। बाकी चतुर्थ घात का ये है। अब आप कहेंगे कि भाई पंचम घात का, षष्ठ घात का, 5th डिग्री, 6th डिग्री, तो देखिए इसका कोई अंत तो है नहीं, लेकिन हमारा काम साधारण रूप से डिग्री 4 तक चल जाता है और यही तरीके फिर आपको आगे अपनाने हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि यदि कोई 7 घात का है, 7 डिग्री का है और उसका डेरिवेटिव 6 डिग्री का है और डेरिवेटिव को फैक्टराइज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा काम उस प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि यदि कभी ऐसी कोई संभावना आएगी तो जब हमसे नहीं खिंच रहा है, दूसरे से नहीं खिंच रहा है, तो वही बात रखी जाएगी जिसको कि किया जा सके। तो आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए।